जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखी जा रही है कि लोगों में ईयर इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं। और ईयर इन्फेक्शन की वजूहत बहुत सारी होती हैं जिसका पता भी नहीं चलता। या कान का दर्द किस वजह से हो रहा है ये भी नहीं समझ आ रही होती है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और हम ये सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ कान में इन्फेक्शन है, शायद इसलिए दर्द है, या फिर समझते हैं कि शायद सिर्फ गला ख़राब है इसलिए से दर्द है। लेकिन और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने कहा, ये कान का दर्द या कान में कोई मसला होना, ये चंद वजूहात तो होती हैं जिसकी वजह से होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बातें, लेकिन आप हमें बताएंगे सबसे पहले कि कान का दर्द या कान में इन्फेक्शन ये क्या है और कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा, इसको ये आपका सवाल बहुत बड़ा है, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ। समेट लेंगे। तो उसमें ये है कि पहले लेट्स टेक इट बच्चों में हाँ, सबसे पहले। ठीक है। बच्चों में बहुत कॉमन होता है कान का दर्द। और बच्चों में कान का दर्द होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक बच्चा जिसको नज़ला अमूमन होता है या नाक बह रहा है या फ्लू के सिम्टम्स हैं, कैट्राल चाइल्ड हम उसको कहते हैं, तो उसमें उसकी नलकियाँ सारी बहुत छोटी होती हैं और नाक के पीछे से एक नलकी है जो कान में जा रही है। तो वो कान में जाने वाली नलकी जो होती है उसको स्टाशियन ट्यूब कहते हैं। तो बच्चे में वो थोड़ी सी उसकी एंगल भी इस तरह होता है कि ये जो रेशा नाक वाला होता है उस नलकी में चला जाता है। तो बच्चा अमूमन रात को, बीच रात में अमूमन आपने देखा होगा छोटे बच्चे उठते हैं ईयर एक के साथ, तो वो टिपिकल ईयर एक होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बच्चों में बहुत कॉमन है क्योंकि नलकियाँ छोटी होती हैं, नलकी जैसा मैंने बताया स्ट्रेट होती तो ये है। नज़ला कहाँ जमता है बेसिकली जो जमता नहीं है, बहने वाला, जैसे एलर्जीज हो गई बच्चे को, हाँ हाँ फ्लूइड हाँ सिम्टम्स हो गए हाँ हाँ बच्चों में, हाँ आपने हाँ देखा होगा कॉमन है ना एज कम्पेयर बड़ों के मुकाबले में, हाँ क्योंकि उनकी हाँ हाँ इम्यूनिटी भी हाँ थोड़ी हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं, फिर एलर्जीज बड़ी प्रेडोमिनेंट हैं। इन तमाम वजूहत की वजह से बच्चे में, और पैसेजेस छोटे हैं उसके, तो उसको फौरी तौर पर ये इफेक्ट होता है कि वो अमूमन कटराल चाइल्ड जिसकी नाक बह रही है या नज़ला है और रात को सोया और अच्छा, रात ये को बच्चों में भी अब ये कॉमन चीज़ आ गई कि नज़ला जो है वो गिर रहा है। नज़ला गिरना या एलर्जी होना बच्चों में कॉमन है एज कॉमन है। कम्पेयर, देखिए ना। हमारे दौर में तो हमने नहीं देखा था ये सब चीज़ें, अब ये ज़रा हाँ, ज़्यादा हो गई हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं ओवरऑल, वो जनरली थोड़े से राइज पे भी हैं और जनरली वजह 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 बहुत सारी हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, फिर उसके अलावा डाइट्स हैं, डिफरेंट डाइट, जैसे नेचुरल पहले डाइट नहीं पोल्यूशन है। पर आते हैं। पोल्यूशन हाँ, बेसिकली जो गाड़ियों के धुएं या फिर ये है कि जो इंडस्ट्री का धुआं, ये इसकी वजह से भी, और डस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी वजह से भी हो सकता है। देखिए एलर्जी का जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज पाकिस्तान में है वो डस्ट है, और डस्ट में भी एक कीड़ा होता है, इसको कहते हैं डस्ट माइट। डस्ट और माइट, हाँ, ओ माय डस्ट माइट, गॉड। और डस्ट माइट से भी नहीं, उसके फीसस से, डस्ट माइट फीसस जो है वो, दैट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ अच्छा, एलर्जी। इसके हम मैंने तो मतलब क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा समझ सकती हूँ। मास्क भी पहनूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास्क असल में ये है कि आपने जैसे मास्क पहना हुआ है उस वक्त जब आपका एक्सपोजर हो तो आपको इफेक्ट उसका कम होगा, हाँ, लेकिन नेचुरली 24 घंटे तो कोई भी मास्क नहीं नहीं पहन पहन के रहता। सकते। हाँ, तो ये कि जब भी कोविड में एक्सपोजर सही होगा, हो गया था वैसे सही। और मसले थे, ये सही हो गया था मसला। कोविड में हमने एज डॉक्टर्स देखा कि जिन लोगों को एलर्जीज थी, हाँ, बहुत सारे लोग देवर वेरी वेल फॉर अ आई वेरी लॉन्ग वॉज टाइम। कम्प्लीटली क्योर्ड एट इस दैट उसकी वजह, टाइम, कम्प्लीटली, हाँ, क्योंकि धुआं वुआं भी नहीं था ना, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज की। सिम्टमलेस थे लोग, इसलिए क्योंकि मास्क लगाते थे ना। हाँ मास्क लगाने से मैंने जैसे अर्ज किया कि बड़ी आप बहुत सारी जैसा उससे एक्सपोजर से बच जाते हैं। हाँ। तो हम कोविड में ख़ास तौर पे एज डॉक्टर्स भी वॉच के जिन लोगों को एलर्जीज थी वो बहुत बेहतर थे और उनके जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। एज सुन एज कोविड और मास्क हटे उनके सिम्टम्स दोबारा आ फिर गए। वही वाली जी हाँ, चीज़ दोबारा से क्योंकि उसका एक्सपोजर होता है ना। ज़ीरो पे आ जी गए। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बच्चों में ये अलामात होती हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम आई है वो ये डस्ट एलर्जी एलर्जी की वजह से। बच्चों को क्या किया जाए? इतनी सी उम्र में उनको है ना एंटी एलर्जीज़ दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, मतलब कितना उनका एंटी एलर्जीज़ देंगे, कितना उनका इसका ख्याल रखें, तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए उसमें करने का आपने जैसा बताया कि बच्चे को किस तरह हैंडल करेंगे। बच्चे को आप एक तो एक चीज़ पे राज़ी होना पड़ेगा कि भाई बच्चों में एलर्जीज़ हो रही हैं। एंटी एलर्जिक्स है, नेज़ल जैसे डूश होते हैं थोड़े से, जैसे नॉरसलीन होता है, कॉमन ड्रॉप है जो बच्चों में यूज़ होता है, नमक का पानी है नॉरसलीन। तो बेसिकली उससे नाक को नाक बार साफ़ बार आप करते नाक रहें। साफ़ करते रहें बच्चे की, ड्रॉप्स डालते रहें उसको। उसको स्टीम दें, इन्हेलेशन,
जैसा अगर अब तो खैर इस वक्त तो बहुत बड़ा हार्श है टेम्परेचर, लेकिन जनरली अगर टेम्परेचर बेहतर हो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में होता है। कराची में या पर्टिकुलरली हम जहाँ साउथ में रीजन में रहते हैं, यहाँ सर्दियाँ ड्राई होती हैं, तो ड्राई वेदर बेसिकली और इस चीज़ को पोटेंशिएट करता है। न्यूबलाइजिंग किस सूरत में करनी चाहिए? लेकिन निबलाइज अगर जैसा सिर्फ सादे पानी से कर रहे हैं या आप सेलाइन से, वही सलाइन पानी ही हुआ, नमक वाला पानी हो गया, हाँ। तो उससे अगर आप कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप एक समझे एक नमी वाला जो है माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो नाक का जो फंक्शन है, नाक का फंक्शन एक ह्यूमिडिफिकेशन भी है ना, तो आप एक तरह से ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं नाक को। तो ह्यूमिडिफाई करने से बेसिकली नेज़ल क्रस्टिंग और जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और जो नाक की जो कंडीशन है जनरली बेहतर रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी इज छोटी इट लाइक कर सकते हैं? आजकल तो इतना हैंडी भी आ गया न्यूबलाइज करना। जी हाँ, कर सकते हैं तो आजकल। इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? पहले जैसा नॉर्मली लोग स्टीम देते थे कि बच्चे को स्टीम, कोई स्टीमर ले लिया या पानी गर्म कर लिया और कोई एक टेंट सा बना लिया, बच्चे को लेके बैठ गया उसके अंदर और बच्चे को उस तरह स्टीम प्रोवाइड की। तो अब जो है उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि स्टीम इसमें प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप न्यूबलाइजर लगा देते हैं कि भाई न्यूबलाइज कर लेते हैं। तो वो ये था कि वो थोड़ा सा हॉट होती थी, तो हॉट हैड अनदर इफेक्ट के दूसरे साइड इफेक्ट और हो जाते थे। साइड इफेक्ट नहीं, बेहतर भी होता है। अच्छा, बेहतर भी हो जाता है और ज़्यादा ये कि ये थोड़ा सा मॉडर्न है, ईजियर है, पर ये न्यूबलाइजिंग करने से कोई इसका नुकसान कोई नहीं, नुकसान कोई भी नहीं। तो आप कर सको जो हैंडी आजकल आगे जहाँ पर भी ले जाए इसको, बस ये कि एक दूसरे के नहीं इस्तेमाल करने से मास्क जो है अपने अपने वो तो नेचुरली बात है कि वो एक पर्सन के लिए एक ही होना चाहिए, कभी भी इसको स्विच नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि गले का अगर कोई मसला है तो उसकी वजह से भी क्या कान में दर्द हो सकता है? गले की वजह से हो सकता है। अमूमन टॉन्सिलाइटिस में एक पेन होता है, उसको कहते हैं रेफर्ड उटाल्जिया का मतलब होता है कि बीमारी कहीं और है और दर्द कहीं और हो रहा है। तो गले में अमूमन क्योंकि नर्व्स जो हैं कुछ ऐसी होती हैं जो गले से कान की तरफ जाती हैं, तो अगर वो गले में कोई ऐसा, जैसा खुसूसन हमने देखा है कि जब टॉन्सिलेक्टमी एक ऑपरेशन होता है जिसमें टॉन्सिल्स निकाल देते हैं, आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा ऑपरेशन है। उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे कान में दर्द हो रहा है, तो वो रेफर्ड उटाल्जिया उस वक्त स्पेशली देखने में आता है। अदरवाइज इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें भी अमूमन गले के इन्फेक्शन की वजह से कान में पेन हो सकता है, उसको रेफर्ड उटाल्जिया कहते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट ये नज़ले की वजह से भी क्या गले में प्रॉब्लम हो सकती है? नज़ले की वजह से गले में क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जैसा नाक से पीछे रेशा गिरना, आपने कॉमन सुना होगा, अगर इन्फेक्टेड है, जैसा साइनोसाइटिस है और ये इन्फेक्टेड कैसे हो जाता है? लाइक ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शन होता है कि, या फिर क्या मतलब, क्या मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें क्या है? इन्फेक्शन असल में होता ये है, देखें इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, वायरल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, फंगल होते हैं। एक्सपोजर से होता है ना, जब आपका एक्सपोजर हुआ, जैसे अब कॉमनस्ट इन्फेक्शंस होते हैं वायरल, ये ड्रॉपलेट्स से, जैसा मैंने अब यहाँ बैठ के छींक मारी, छींक में ड्रॉपलेट्स में निकले। जैसा सबसे आसान था लर्न करना कोविड में, जैसे याद है कोविड में बड़ी एजुकेशन हुई थी इस चीज़ की, कि भाई छींक मार रहे हैं तो इस तरह छींकें और किस तरह हमने बचना है, हाथों को धोना है, फलाना। तो दैट वाज ऑल अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है, कि किसी ने खांसा, किसी ने छींका, उसकी वजह से भी नज़ला हुआ। तो नज़ला देखें, एक होता है कॉमन कोल्ड या एलर्जीज, एक होता है इन्फेक्शन जो फ्लू है, जैसा कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एलर्जी जो है वो तो हमेशा एक्सपोजर से होगी ना, जैसा मुझे अगर फ़र्ज़ करें डस्ट से एलर्जी है और यहाँ डस्टिंग हो तो मुझे एलर्जी शुरू हो जाएगी। और अगर मुझे जैसा अगर फ़र्ज़ करें फ्लू है और मैं छींक मारूं और वो फ्लू में वायरल जो पार्टिकल्स हैं वो निकलें, वो आपको लग जाए तो आपको वायरस हो जाएगा, तो आपको फ्लू हो जाएगा। तो दैट इज इन्फेक्टेड। हाँ, दैट इज हाउ द इन्फेक्शन गोज ऑन। ओके, बट नॉट जो डस्ट नॉर्मली है वो नहीं, दैट इज एन एक्सपोजर, वो उसका अपना ही एक्सपोजर की वजह से वो एलर्जी होगी, वो इन्फेक्शन नहीं होगा। वो इन्फेक्शन नहीं होगा, वो एलर्जी के, पर अगेन वो भी उसको जो नज़ला गिरना है वो चीज़ उसको जारी रहेगी। छींकें आ जाएंगी, पानी आएगा, नाक से खारिश होगी, नाक में, आंखों में खारिश हो सकती है, कान में भी खारिश हो सकती है, कान में भी हो सकती है लोगों को। बेसिकली अगर स्टाशन ट्यूब की तरफ बेसिकली चलेगी एलर्जीज नाक के थ्रू, तो फिर खारिश हो सकती है। ठीक है, चले सही, इस पे मज़ीद बात करेंगे। इतना बड़ा ये जो है ना पूरा सब्जेक्ट है ENT का, कि एक से दूसरे से एक इतनी रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे अहम बात तो ये कि माहौलियात अगर अच्छा हो जाए तो शायद ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, लेकिन माहौलियात ना अच्छा होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो इस वक्त आ रही हैं। चाहेंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद मज़ीद हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है ईएनटी के हवाले से। इतनी सारी चीज़ें ईएनटी में हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर समीर कुरैशी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुरैशी, ईएनटी स्पेशलिस्ट। सर ये बताइएगा कि जो हम ये देखते हैं ना कि जो एलर्जीज़ हैं, एलर्जी की वजह से अगर नोज़ल मतलब आपका जो नाक जो ड्रिपिंग हो रही होती है नज़ले की, उसे कहते हैं उससे एसिडिटी भी होती है, एसिडिटी से दांत ख़राब होते हैं, आगे से और वो इन्फेक्शन और फैल सकता है। ये इतना रिलेटेड है एक दूसरे से, कभी कान भी बंद हो जाते, मतलब एक नाक की वजह से पूरा जिस्म आपका मुतासर हो जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए? आपने कहा क्या एंटी एलर्जीज़ खाने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, या डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हैं। अब असल में है क्या, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने एक्चुअली इसको डिवाइड किया हुआ है कि बाज़ लोगों को किसी, एक है कि जो साल के 12 महीने जिसको एलर्जी रहती है, एक है कि उसको कभी कभी एलर्जी होती है। उसमें भी उन्होंने तफरीक की है इसको कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा। उसको, हाँ, ये कैटेगरीज हैं इसकी। तो इलाज उसी तरह से है। मैं जैसा आपको एवेल्युएट करता हूँ कि आप साल में 12 महीने वाली कैंडिडेट हैं या आप वंस इन अ वाइल होता है आपको, उसी हिसाब से आप, और फिर उसमें फिर मैं आपको देखूंगा कि आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं। तो उसी हिसाब से जो आपको पैकेज दिया जाएगा ट्रीटमेंट का, दैट पैकेज इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, ये एंटी एलर्जी ज़्यादा खाने से डॉक्टर्स देते हैं कि जो आपका 6 महीने का जी, कोर्स है, 4 महीने का, इसका कोई नुकसान नहीं होता? देखिए 4-6 महीने का कोई कोर्स नहीं होता, नहीं होता कोई भी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स। हाँ, हाँ। ये ये जब ज़रूरत एक्सपोजर, पड़े तब यस, खानी चाहिए। एक्सपोजर पे है। आपको हाँ, एक्सपोजर हुआ, आपने 4-5-6 दिन दवा ले ली एंड दैट्स इट। दैट्स इट अगर बस। आप 6 महीने खाएंगे तो उसके बाद भी आपको एलर्जी वहीं रहेगी। वो हाँ, तो नहीं ये हो खत्म सकता है होगा। कि उस दौरान 6 महीने के दौरान आपको एलर्जी ना हो, लेकिन जिस दिन आप छोड़ेंगे आपको दोबारा एलर्जी हो जाएगी। कि वो तो, ये तो पेलिएशन है ना। ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के आपके सिम्टम्स जो हैं उसको आप ठीक कर रहे हैं। एक होता है आप जिसको पुराने लोग कहते हैं ना, जड़ से बीमारी को ख़त्म हाँ, कर, वो नहीं हो वो सकता। थेरेपेटिक है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी तक इसमें है, लेकिन वो बहुत ही टायरसम इलाज है। हाँ, हाँ। उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं कि उसमें डिसेंसिटाइज करते हैं आपको या हाइपोसेंसिटाइज करते हैं। तो उसमें वो क्या होता है? ये क्या चीज़ है? वैक्सीनेशंस होती हैं, और वो वैक्सीनेशन बहुत लंबे पीरियड के लिए होती हैं, और उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें सिर्फ पोलन से एलर्जी, अब हमने आपके टेस्ट किए और पता करा लिया कि आपको पोलन से एलर्जी है। अच्छा, ये टेस्ट क्या होते हैं? ये बताइएगा। क्या क्या वाक़ई सही बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है एलर्जी टेस्ट जी का? हाँ, जी हाँ, इसमें एक्चुअली स्किन prick टेस्ट होते हैं और दूसरे एक और भी मॉडर्न टेस्ट आए हैं बेसिकली, जिसमें आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। जो कॉमन चीज़ें हैं निकाल लेते हैं, जैसे एनिमल डेंडर है, कॉकरोचेस हैं, डस्ट माइट है, पोलन है, उसके अलावा सूट है, वॉटेवर। तो बहुत सारे आप उनके पास वो होते हैं, और तो उससे वो स्किन prick, अच्छा, स्किन prick स्किन टेस्ट करके अच्छा, उसके बाद ये उसमें, कहीं पर भी टेस्ट हो जाता है? नहीं कहीं पर नहीं, खास खास जगहें हैं जहाँ होता है। हाँ, हाँ। खास 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 लैब्स हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हैं, आपका खास खास लैब्स हॉस्पिटल्स हैं। हैं। आप उसको, कमर्शियली मैं नाम नहीं लेना चाहता ना किसी नहीं, का भी। ऑफ कोर्स आई डू तो अंडरस्टैंड। आप, मैंने इस्लामाबाद में तो बहुत बड़े-बड़े इदारा भी देखा है जहाँ पर इस्लामाबाद में है। NIH एक है जो गवर्नमेंट का इदारा है, जी, चक जी, जी। शहजाद में, वहाँ पर इसका बेसिकली करते हैं ये लोग। और लंबा इलाज होता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको वो हर महीने या 3 महीने के हिसाब से वो फिर वो देते जाते हैं, हाइपोसेंसिटाइज करते जाते हैं। और तकरीबन जो इंटरनेशनली है वो 3 साल तक का इसका ट्रीटमेंट चलता है। 3 साल के बाद 80% चांस होता है कि अगर आपका सिंगल एंटी, आपका जो जो एलर्जी पैदा करने वाला जो वो भी एंटीजन है वो एक है, फ़र्ज़ करें, मल्टीपल नहीं है, तो आपको 80% चांस है कि आपको शिफा हो जाए, लेकिन इट्स अ टीडियस प्रोडक्ट। ठीक है। अगर जिसको मतलब जिसको डस्ट एलर्जी या डस्ट माइट एलर्जी है, कहते हैं ना कि वो नाक में आप अगर हल्का सा वो लगा लें, पेट्रोलियम जेली लगा लें या कुछ ऐसा लगा लें, कोई ऑयल लगा दें, तो वो नहीं आपको कि वो फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत महफूज होता है। क्या ये बात सही है, मिथ है ये भी? देखें, विंटर्स में मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया था कि विंटर्स कराची में ड्राई होती है ना, तो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आप ये लगाते हैं। ड्राइनेस थोड़ा सा पोटेंशिएट करती है क्रस्टिंग को, उसके अलावा एलर्जी इनिशिएशन भी हो जाती है इससे। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वो जो वैजलिन या पॉलीफैक्स या, पर्पस क्या है बेसिकली, ह्यूमिडिफिकेशन, थोड़ा सा उस एरिया को मॉइस्ट रखना। ह्यूमिडिफाई, हवा लगे तो, ड्राई एयर अगर लगे
तो ड्राइनेस ना पैदा हो, बल्कि एरिया थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। ठीक है, पर्पस ये होता है इसका। पर्पस ये होता है। अच्छा, ये टिनाइटिस क्यों हो जाता है? टिनाइटस एक बड़ी मुश्किल सी टर्म है। टिनाइटस एक्चुअली एक आवाज़ है जो कान में आ रही है किसी की, और टिनाइटस के बहुत सारे कॉज, और इसमें यूनिलैटरल भी हो सकता है, यानी कि एक कान में हो सकता है और दोनों कानों में भी हो सकता है। और कभी एक कान में, कभी दूसरे कान में। अच्छा, वैसे मैंने कहा ना, ENT कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी तो इतनी सारी, अभी तो TMJ की बातें भी रह गई थी कि उसकी वजह से भी कान में इन्फेक्शन हो सकता है। जो जबड़े का आपका जो मसला है, उसकी वजह से भी कान में इन्फेक्शन हो। सोचिए कितना वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम इस सब्जेक्ट को लेने के लिए जाएँ तो आप, कहती हूँ, बहुत मुश्किल होगा कि एक ही शो में कवर करना। सर, दोबारा आना पड़ेगा आपको शो में, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि टाइम बिल्कुल जो है इस वक्त शो का ख़त्म हो गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।